हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अहान और मयूरी दोनों अम्यूज़मेंट पार्क गए थे। मयूरी ने शूटिंग रेंज में 49 का स्कोर बनाया था और अहान भी बैक टू बैक शूट किए जा रहा था। देखते ही देखते अहान ये गेम जीत गया। ये देखकर मयूरी हैरान रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि अहान उसे उसके ही गेम में हरा देगा। उसने पूरे 50 निशाने बिल्कुल सही जगह पर लगा दिए थे। कुछ देर बाद उसने अहान से कहा, क्या आपने निशानेबाजी सीखी है? उसकी बात सुनकर अहान ने गन नीचे रखी और उसके करीब जाते हुए कहा, ऐसे बचकाने गेम्स के लिए मुझे ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है? उसकी बात सुनकर मयूरी का मुंह खुला का खुला रह गया। कुछ देर बाद अहान ने उससे कहा, अच्छा, वैसे तुम्हें अपनी शर्त तो याद होगी ही। शर्त के हिसाब से हारने वाला इंसान जीतने वाले को किस करेगा? उसकी बात सुनकर मयूरी ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे किस कर दिया और कहा, हिसाब बराबर। उसकी क्यूट सी हरकतें देखकर अहान को मन ही मन बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद वो मयूरी को लेकर वापस घर आ गया। उसने कार को एंट्रेंस पर रोका और फिर मयूरी का सीट बेल्ट खोलने लगा। इसके बाद वो कार से उतरकर मयूरी के लिए कार का दरवाज़ा खोलने लगा। उसे खुद की इतनी केयर करते हुए देखकर मयूरी को बहुत अच्छा लग रहा था। वो अपने मन में यही बड़बड़ाए जा रही थी, मैं इन्हें इतना गलत समझती थी कि ये पत्थर दिल और खड़ूस है, पर ये सच में बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है। इनकी शादी जिससे भी होगी वो लड़की सच में बहुत खुश नसीब होगी। इतना सोचकर मयूरी कार से बाहर आ गई और फिर आहान के पीछे लिविंग रूम की तरफ जाने लगी। वहां पहुंचकर दोनों की नज़र लिविंग रूम में बैठी बा पर पड़ी। वहीं पर काउच पर बैठी खेल रही थी परी। उन्हें अचानक अपने सामने देखकर आहान और मयूरी दोनों थोड़ा ऑकवर्ड हो गए। बा ने उनके चेहरे देखकर ये बात नोटिस कर ली थी, इसलिए उन्होंने उनके सामने स्माइल करते हुए कहा, तो फिल्म कैसी थी? आहान ने कहा, अच्छी थी बा। इतना कहकर वो अपने रूम में चला गया। मयूरी ने भी परी के पास आते हुए कहा, परी काफ़ी लेट हो गया है, जल्दी से अपने रूम में जाकर सो जाओ, वरना कल तुम देरी से उठोगी। इतना कहकर वो परी को सुलाने उसके रूम में ले गई। बा भी अब तक अपने रूम में रेस्ट करने के लिए चली गई थी। परी को अच्छे से सुला देने के बाद मयूरी अपने रूम में आकर रेस्ट करने लगी, पर तभी उसका फ़ोन बज गया। मयूरी ने फ़ोन रिसीव करते हुए कहा, हेलो। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। ये देख उसने फ़ोन की कॉलर आईडी पर नंबर चेक किया। कॉल आर्यन रिचार्ड का था। ये देख मयूरी अपने मन में सोचने लगी, इन्होंने मुझे इतनी रात को कॉल क्यों किया है, और किया भी है तो अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे। ये आयरन रायचंद भी मुझे कभी कभी समझ नहीं आते हैं। वहीं दूसरी तरफ रायचंद हाउस में आर्यन अपने हाथ में फ़ोन पकड़े विंडो की तरफ खड़ा हुआ था। जब उसने फ़ोन पर काफ़ी देर तक कुछ नहीं कहा तो मयूरी ने उसका कॉल कट कर दिया। ये देख उसके चेहरे पर और भी ज़्यादा उदासी आ गई। उसके सामने पहले की सभी बातें घूमने लगी। आहान किस तरह मयूरी पर अपना हक जता रहा था और उसकी परवाह कर रहा था। पहले उसे लगा कि शायद मयूरी पर किसी बात का दबाव होगा, इसलिए वो उसके साथ उसके घर में रह रही है और उसकी हर एक बात मानती है। इसलिए वह खुद इस बात का पता लगाने के लिए रायजादा मैंसन गया था, पर वहां जाकर पता लगा कि वह दोनों एक दूसरे की कितनी केयर कर रहे थे। एक साथ मूवी देखने गए थे। ये सब जानकर आर्यन को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ये सब जानने के बाद अब वो खुद को और धोखा नहीं दे सकता था। उसे ये बात समझ आ गई थी कि मयूरी जिस इंसान को पसंद करने लगी थी वो आहान रायजादा था। ये सोचकर उसने गुस्से में आकर अपना हाथ जोर से विंडो के ग्लास पर मारा और ग्लास तोड़ दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी रोशनी अब किसी और को पसंद करने लगी थी। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट का नंबर मिलाया और उसे कहा, मुझे जल्द से जल्द मयूरी के बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ पता करके बताओ। मैं उससे रिलेटेड हर एक बात जानना चाहता हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद उसने अपने दोनों हाथ खिड़की पर टिका दिए और चांद की तरफ देखते हुए बोला, मयूरी, क्या तुम ही मेरी रोशनी हो? अगले दिन आहान के पास सुबह सुबह एक कॉल आया। कॉल उसकी असिस्टेंट रिया का था। उसने कहा, सर, सुजल कुछ दिन पहले ही किसी सेमिनार के लिए मुंबई गई हैं और अब कब तक वापस आएंगी उसका कुछ पता नहीं है। उसकी बात सुन आहान की आंखों की भौहें चढ़ गई। उसने कहा, उसके बैकग्राउंड को दोबारा चेक करो। अगर तुम्हें उसकी किसी भी छोटी से छोटी बात पर शक हो तो उसे जाने मत देना। उसकी बात सुन रिया ने कहा, यस सर।
वहीं दूसरी तरफ आहान के कहने पर वर्धन भी इस बारे में अपने तरीके से पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसे जैसे ही कुछ पता लगता वो तुरंत आहान को इन्फॉर्म कर देता था। वहीं अब तक मयूरी भी जाग चुकी थी और वो परी को डाइनिंग पर बिठाकर खाना खिला रही थी और उसे बहुत सारा प्यार कर रही थी। परी बच्ची थी, इसलिए उसे थोड़ी थोड़ी देर में ही भूख लगने लगती थी। आहान भी कॉल पर बात करके नीचे आ गया था। वो मयूरी को ही नोटिस कर रहा था कि कैसे वो उसकी बेटी परी का ध्यान रख रही है और उसके लाड़ कर रही है। तभी परी ने अपने दोनों हाथों से मयूरी के गालों को पकड़ते हुए कहा, प्यारी दीदी, आप कुछ दिनों से मुझसे कम प्यार करने लगी हैं और मुझसे ज़्यादा आप डैडी पर ध्यान देते हैं। उसकी बात सुन मयूरी हैरान हो गई। उसने कहा, ऐसा नहीं है परी, मैं तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और सबसे ज़्यादा प्यार मैं आपसे ही करती हूँ। सारा टाइम आपके साथ ही स्पेंड करती हूँ। आपको मेरे और अपने डैडी के बारे में ये सब नहीं बोलना चाहिए। उसकी बात सुनकर परी ने अपने गालों को फुलाते हुए कहा, नहीं प्यारी दीदी, आजकल डैडी और आप दोनों अकेले किसिंग गेम खेलते हो और मुझे भूल जाते हो। अगले ही पल उसने कुछ सोचते हुए कहा, आइडिया, अब हम दोनों भी बाहर जाकर कोई अच्छा सा गेम खेलते हैं और डैडी को अकेला छोड़ देते हैं। उसकी क्यूट सी बातें सुनकर मयूरी के चेहरे पर स्माइल आ गई। हाँ, दूर खड़ा ये सब नोटिस कर रहा था। तभी उसने परी के पास आकर कहा, अच्छा जी, तो अब मेरी लिटिल प्रिंसेस अपने ही डैडी को अपने साथ नहीं खिलाएगी? दिस इज़ नॉट फेयर परी। उसकी बात सुनकर परी अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाने लगी। अपने डैडी को खुद से यूं नाराज होता देखकर उसने उसे हक करते हुए कहा, परी तो सबसे ज़्यादा अपने डैडी से प्यार करती है। उसकी बात सुनकर आहान हैरानी से कहने लगा, ये लड़की तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गई है। और इतना कहकर तीनों हंसने लगे। तभी आहान ने आगे कहा, ऑफिस में कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है, सो आई हैव टू गो। पर काम ख़त्म करके मैं घर आता हूँ। तब तक मयूरी तुम मेरा यही वेट करो। तीनों साथ में लंच के लिए बाहर चलेंगे। इतना कहकर आहान ने प्यार से परी की तरफ देखते हुए उसका सिर सहलाया और फिर उसे मयूरी को दे दिया। मयूरी ने उससे कहा, डोंट वरी मिस्टर आयजादा, मैं परी को संभाल लूँगी। आप पहले अपना ज़रूरी काम देख लीजिए। उसकी बात सुनकर आहान ने हाँ में अपना सर हिला दिया। जाने से पहले उसने परी को प्यार से किस किया। मयूरी का ध्यान इस वक्त किसी और तरफ था, पर तभी उसे रियलाइज़ हुआ कि आहान ने उसके गालों पर भी किस कर दी थी। ये देखकर उसके गाल शर्म से लाल हो गए। उसे ऐसे शर्माते देखकर आहान के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। उसने मयूरी से कहा, मेरा यहीं वेट करना, और इतना कहकर ऑफिस के लिए निकल गया। जैसे ही आहान वहाँ से जाने लगा, मयूरी का दिल कर रहा था कि वह उसे रोक ले और उसके साथ कुछ टाइम और बिताए। उसे अब आहान के साथ रहना अच्छा लगने लगा था। मयूरी उसे जाते हुए देखती रही। उसके बाद उसने परी को गोद में उठाया और काउच पर जाकर बैठ गई। आहान को गए हुए अभी कुछ सेकंड्स भी नहीं हुए थे, पर वो उसे मिस करने लगी थी। मयूरी ने अपना मन किसी और चीज़ की तरफ लगाने का ट्राई किया। वो अपने सामने रखी मैगज़ीन पढ़ने की कोशिश करने लगी। वह उसकी फेवरेट मैगज़ीन थी, पर मयूरी को उसे पढ़ने का भी शायद मन नहीं कर रहा था। उसके बाद वो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए परी के साथ खेलने लगी, पर वो बीच बीच में टाइम भी चेक कर रही थी। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, ये क्या हो गया है तुझे डोबी? तुझे कब से उस वाइडो की इतनी आदत लग गई कि तू उसके बिना थोड़ी देर भी नहीं रह सकती? तू सच में पागल हो गई है। तभी उसने परी के क्यूट से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, परी, चलो थोड़ी देर बाहर खेलते हैं। इतना कहकर वो परी का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगी, पर तभी उसने देखा कि मयूरी उससे वापस खींच रही थी। परी ने कहा, डैडी ने हमें घर के अंदर रहकर ही उनका वेट करने को कहा है। जब तक वो हमें लेने नहीं आ जाते, हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं डैडी से कहूँगी कि प्यारी दीदी शैतानी कर रही है और मेरी बात नहीं मान रही, और फिर डैडी आपसे नाराज़ हो जाएंगे। उसकी बात सुन मयूरी ने सोचा, अरे पर इसी ने तो अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इसे मेरे साथ खेलना है। क्या ये भूल गई? वो यही सब सोच रही थी। तभी उसने पास आहान का फ़ोन आया। उसने कहा, मैं तुम दोनों को लेने वापस आ रहा हूँ। उसकी आवाज़ सुनते ही मयूरी ने तुरंत कहा, मिस्टर आयजादा, आप इतनी दूर से वापस हमें लेने मत आइए। आप बेवजह परेशान हो जाएंगे। आप मुझे ही उस रेस्टोरेंट का एड्रेस बता दीजिए। मैं परी को लेकर वहाँ आ जाऊँगी। इससे हम वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे और आपसे जल्दी मिल लेंगे। मयूरी ने जैसे ही अपनी कही बात पर ध्यान दिया, उसके गाल शर्म से लाल हो गए। उसने अपने सिर को एक हाथ से हल्का सा पुश करते हुए कहा, गधेड़ी। वहीं फ़ोन के दूसरी तरफ जब आहान ने उसकी बात सुनी तो उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई।
उसने कभी नहीं सोचा था कि मयूरी उसे मिलने के लिए इतना डेस्परेट हो रही थी। आहान ने उसकी बात से एग्री करते हुए उसे जल्दी से उस रेस्टोरेंट का एड्रेस बता दिया। बात हो जाने के बाद मयूरी परी को लेकर अपने रूम में रेडी होने चली गई। आज उसने पिंक सूट पहना था और परी ने भी बिल्कुल उसके मैचिंग कलर की पिंक फ्रॉक पहनी थी। मयूरी उस पिंक सूट में सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने लंबे बालों को खोल रखा था। वो परी को लेकर आहान के बताए एड्रेस पर चली गई। आहान ने जिस जगह मयूरी और परी के लिए टेबल बुक की थी वो सूरत का एक महंगा रेस्टोरेंट था। वहाँ की डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छी थी। वहाँ की सबसे बेस्ट बात यह थी कि वहाँ बहुत सारी ग्रीनरी थी जो काफ़ी फ्रेश एयर दे रही थी और आंखों को रिलैक्स कर रही थी। मयूरी परी को लेकर रेस्टोरेंट में थोड़ा जल्दी आ गई थी, पर आहान अभी तक यहाँ नहीं आया था। उसने ड्राइवर को वापस जाने को कह दिया और परी को गोद में उठाकर एंट्रेंस पर ही आहान का वेट करने लगी। कुछ देर वेट करने के बाद उसने आहान को ये जानने के लिए कॉल किया कि वो यहाँ कब तक आ रहा है, पर तभी उसे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। मयूरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस आवाज़ को सुन मयूरी ने अपना सिर घुमाकर पीछे की तरफ देखा, पर सामने खड़े इंसान को देखकर वो एकदम हैरान रह गई। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि नियति थी। मयूरी ने कभी नहीं सोचा था कि वो यहाँ उसे टकरा जाएगी। जब आखिरी बार वो दोनों मिले थे तो आहान ने नियति को जॉब से निकाल दिया था और उसके बाद से जैसे वो कहीं गायब हो गई थी। ऐसे सुनने में आया था नियति की फैमिली आहान पर किसी भी तरह का ब्लेम डालने से डरती थी, इसलिए उन्होंने चुपचाप नियति को सूरत से बाहर भेज दिया था। तभी मयूरी ने उसकी कलाई की तरफ देखा। उसकी कलाई पर लगा हुआ घाव अब भर चुका था और अब वहाँ बस चोट का हल्का सा एक निशान रह गया था। नियति ने उसकी नज़रों को पहचान लिया और काफ़ी रूड होते हुए उसकी तरफ देख बोली, तुम मुझे देखकर हैरान हो गई? यकीन नहीं हो रहा है ना कि मैं सही सलामत तुम्हारे सामने खड़ी हूँ? अब नियति को मयूरी के लिए अपनी नफरत छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब सारी बातें सबके सामने थी। जब नियति ने देखा कि मयूरी ने परी को अपनी गोद में उठा रखा है तो मन ही मन उसे बहुत ज़्यादा जलन होने लगी। वो ये बात अच्छे से जानती थी कि परी अब आहान के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करने लगी थी। आहान किसी को भी इजीली परी के करीब नहीं आने देता था, पर मयूरी तो उसे राजादा मैंसन से आहान के बिना बाहर लाई थी। वो ये सब किस हक से कर रही थी? नियति के मन में यही सब बातें घूम रही थी। वहीं मयूरी इस वक्त परी के साथ थी और वो नहीं चाहती थी कि परी उन दोनों के झगड़ों को देखे या सुने, इसलिए उसने नियति की तरफ देखा और बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगी। जैसे ही वो एंट्रेंस से अंदर जाने लगी, गार्ड ने उसे रोकते हुए कहा, क्या आपके पास रिजर्वेशन है? उसकी बात सुन मयूरी कुछ कहने ही वाली थी, पर तभी नियति ने वहाँ आकर कहा, बिना रिजर्वेशन तुम्हारी यहाँ पर आने की हिम्मत भी कैसे हुई मयूरी? क्या तुम अपनी औकात भूल गई? उसने मयूरी का मजाक बनाते हुए आगे कहा, अरे हाँ, तुम्हारे जैसी लड़की कहाँ इतने बड़े रेस्टोरेंट में कभी आई होगी, राइट? और अभी तुम यहाँ इसलिए आई हो क्योंकि तुम्हें लगा होगा कि यहाँ पर कोई भी आ जा सकता है। मयूरी को कोई जवाब ना देता देखकर नियति को लगा कि ज़रूर उसे यहाँ आकर बुरा लग रहा है। ये सोचकर वो उसे अजीब सी नज़रों से देखने लगी। वो अपने मन में सोचने लगी, अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आई होती तो आज मैं भी शनाया ज्वेलर्स में मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर बनकर अपनी जॉब कर रही होती, पर तुम्हारी वजह से मेरी जॉब और आहान दोनों मुझसे दूर चले गए। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मयूरी। ये सब सोचकर उसने अपने हाथों की मुट्ठियाँ कस ली। उसका मन तो कर रहा था कि वह उसकी जान ही ले ले, पर वो ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकती थी। उसने मयूरी की इंसल्ट करते हुए कहा, वैसे क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ परी के तुम्हें पसंद करने पर तुम रातों रात अमीर बन जाओगी? तुम चाहे तो जो कुछ भी कर लो, पर आहान तुम्हें कभी भी खुद के करीब नहीं आने देगा और तुम्हारी भलाई इसी में है कि जैसे तुम यहाँ आई थी वैसे ही लौट भी जाओ, क्योंकि इतनी महंगी जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। भले ही नियति ने शनाया ज्वेलर से अपनी जॉब गंवा दी थी, पर वो अभी भी एक अच्छी और रईस फैमिली से थी। वहीं मयूरी, उसका तो बैकग्राउंड ही किसी को आज तक पता नहीं चल पाया था। नियति ने कुछ सोचते हुए मयूरी की तरफ देखा और एटीट्यूड के साथ बोली, वैसे अगर तुम मुझसे भीख मांगो तो मैं तुम्हें अंदर एंट्री दिलवा सकती हूँ, सोच लो। उसकी बात सुनकर मयूरी अपने मन में सोचने लगी, आखिर ये किस बात का अपने आप पर इतना घमंड करती है? मैं इसे भीख मांगूं, वो भी इस रेस्टोरेंट में जाने के लिए? इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं मयूरी के, इसे भीख मांगे मेरी जूती। उसने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया और आहान को कॉल करने लगी। नियति उसके फ़ोन की स्क्रीन में आहान का नंबर देख चुकी थी। उसने अपना मुंह बनाते हुए कहा, अब उसे कॉल करने का क्या फ़ायदा?
तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे एक कॉल से वो तुम्हारी हेल्प करने आ जाएगा? अगर वो तुम्हारी इतनी ही बात मानता तो तुम उसे यहाँ क्यों नहीं ले आई? नो, वेट, लेट मी गैस। आई थिंक अहान तुमसे इतना ज़्यादा परेशान हो गया है कि वो तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। इसलिए मैं तुम्हें ये फ्री की एडवाइस देना चाहती हूँ कि तुम परी का और अहान के नाम का यूज़ करना बंद कर देना चाहिए। उसकी बात सुनकर भी मयूरी उसे कुछ नहीं कह रही थी, पर परी से अब रहा नहीं गया और उसने गुस्सा करते हुए कहा, जो आप कह रहे हो वो सब गलत है। वो सब गलत है आंटी। प्यारी दीदी मुझे और मेरे डैडी दोनों को लाइक करती हैं। उसकी बात सुनकर नियति ने हैरान होते हुए मयूरी से कहा, कैसी लड़की हो तुम मयूरी? तुमने एक छोटी सी बच्ची को भी बुद्धू बना दिया। सच में कमाल का टैलेंट है तुम में लोगों को फंसाने का। सच बताना, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम महान रायजादा को थोड़ा सा भी डिजर्व करती हो? इतना कहकर वो एंट्रेंस पर खड़े गार्ड से जाकर बोली, इस लड़की पर नज़र रखना, ये बहुत ही चालाक है और ना ही इसे अंदर जाने देना। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाती, उसे चलते वक्त मयूरी के पैर से ठोकर लग गई और वो नीचे गिरती गिरती बची। उसने गुस्से से मयूरी की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? उसकी बात सुनकर मयूरी अपने पैरों को इस तरह साफ करने लगी जैसे उसके पैरों में गंदगी लग गई हो। उसने स्माइल करते हुए कहा, बस मुझे तुम्हें किक मारने का मन किया इसलिए। मयूरी ने बहुत सहन कर लिया था, इसलिए उसे अब नियति को मज़ा चखाना ही पड़ा। उसकी बात सुनकर नियति ने गुस्से से लाल होते हुए कहा, मयूरी तुम्हें तो मैं। नियति ने कभी नहीं सोचा था कि मयूरी उसे इस तरह भी जवाब दे सकती है। नियति के इतनी बड़ी फैमिली से होने के बाद भी मयूरी ने उसे उलझने की कोशिश की थी। उसे ये बात तो साफ पता लग रही थी कि वो ज़रूर कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से थी। अगले ही पल नियति ने गार्ड की तरफ गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम सब अंधे हो गए जो ऐसे आराम से यहाँ खड़े हो? इस लड़की को तुरंत पकड़ो, आज मैं इसे पुलिस स्टेशन भेज कर रहूँगी। इसकी इतनी हिम्मत कि ये मुझ पर हाथ उठाए। नियति इस रेस्टोरेंट की पुरानी कस्टमर थी, इसलिए सभी लोग उसे अच्छे से जानते थे और उन लोगों ने मयूरी को नियति को किक मारते हुए भी देखा था। इसलिए जैसे ही उन्होंने नियति की बात सुनी, वो तुरंत मयूरी को पकड़ने के लिए आगे आ गए। उन्हें अपनी ओर आता देखकर मयूरी ने कहा, वहीं रुक जाइए, मेरे पास आने की सोचना भी मत। उसे देखकर साफ पता लग रहा था कि उसे इन सब से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उसने इस वक्त परी को कसकर पकड़ रखा था। मयूरी अपने आसपास खड़े लोगों की तरफ देख रही थी। वो लंबी और खूबसूरत थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई शाही खानदान की लड़की खड़ी हो। उसकी बात सुनकर उन गार्ड्स के कदम वहीं रुक गए। तभी एक गार्ड ने कहा, मिस नियति, इनकी गोद में मिस्टर रायजादा की बेटी है। उसकी बात सुनकर नियति ने मुंह बनाते हुए कहा, सो व्हाट? वो बस एक नर्स है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तुम लोगों को क्या लगा कि अहान रायजादा इस नर्स की परवाह करेगा? यहाँ हर कोई ये बात जानता था कि नियति का रायजादा फैमिली से बहुत पुराना रिश्ता है। नियति बा और एक बार अहान के साथ भी एक मीटिंग के लिए यहाँ आ चुकी थी। गार्ड्स थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे, पर नियति के कहने पर उन्हें मयूरी की तरफ बढ़ना पड़ा। वो उसके साथ कुछ कर पाते उससे पहले वहाँ एक लग्जरियस कार आकर रुकी। कार का दरवाज़ा खुला और उसमें से अहान बाहर निकल कर आया। उसने गुस्से से भरी नज़रों से घूरते हुए उन्हें देखा और कहा, किसकी हिम्मत है जो इसे हाथ लगाए? उसकी आवाज़ सुनकर एक गार्ड ने जल्दी से उसके पास आकर कहा, सर, हम बेबी को हाथ नहीं लगा रहे थे, हम तो इस नर्स को सबक सिखा रहे थे। ये मिस नियति को परेशान कर रही थी। अहान को अपने सामने देखकर नियति के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो वहाँ खड़ी अपने मन को समझाने लगी, अहान, ये यहाँ मयूरी के लिए नहीं आया, ये तो बस परी के लिए यहाँ आया है। हाँ, यही सच है। नियति और मयूरी काफ़ी देर से एंट्रेंस पर खड़े थे, इसलिए उनके बीच जो कुछ भी हुआ उसे देखकर वहाँ बहुत से लोग इकट्ठा हो गए थे। इस वक्त नियति यही सोच रही थी, अहान बस मयूरी की साइड ना ले ले, वरना इतने लोगों के बीच में मेरी इंसल्ट हो जाएगी और मुझे बहुत एम्बारस फील होगा। अहान ने बात लास्ट टाइम क्लियर कर दी थी कि रायजादा फैमिली और नियति की फैमिली के बीच में अब कोई रिश्ता नहीं है, और अगर इस बार वो कुछ भी करेगी तो उसके साथ साथ उसके परिवार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उस गार्ड की बात सुन अहान ने सीरियस होते हुए कहा, मैं भी देखता हूँ किसमें कितनी हिम्मत है जो मयूरी को हाथ लगाए। इस वक्त अहान ने अपना एक हाथ अपनी जेब में डाला हुआ था। उसकी बात सुनकर सभी लोग हैरान हो वहीं रुक गए। अहान भी अपनी बात कहकर मयूरी के पास आ गया और उसे बहुत ही प्यार से देखते हुए कहने लगा, क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? अहान की बात सुनकर मयूरी को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो उसके लिए बहुत प्रोटेक्टिव भी था। अहान ने जब देखा कि मयूरी उसे कुछ नहीं कह रही है तो वो समझ गया कि नियति ने उसे काफ़ी परेशान किया है। फिर उसने परी को देखा जो उसकी गोद में खुद को छिपाए हुए थी,
जनरली परी आहान को देखते ही उसे प्यार से डैडी बुलाने लगती थी, पर आज उसने उसे कुछ नहीं कहा, बस गुस्से से नियति को ही घूरती रही। आहान ने उसे अपनी गोद में लिया और प्यार से उसकी छोटी सी नाक को दबाते हुए बोला, क्या हुआ परी, अपने डैडी को बताओ। उसकी बात सुनकर परी ने गुस्से से कहा, उन आंटी ने प्यारी दीदी को बहुत परेशान किया। उन्होंने कहा कि वो प्यारी दीदी को अंदर नहीं जाने देंगी। प्यारी दीदी तो उनसे बात भी नहीं करना चाहती थी, पर फिर भी उन्होंने उन पर बेवजह गुस्सा किया। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी डैडी। ये सुनकर आहान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे इतने गुस्से में देखकर उन गार्ड्स ने कहा, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है सर, ये सब हमने मिस नियति के कहने पर ही किया। उसकी बात सुनकर आहान नियति की तरफ गुस्से में देखने लगा। तभी नियति ने घबराते हुए कहा, आहान मैं तो बस, मुझे लगा कि वो तुम्हारा नाम यूज़ कर रही है और यहाँ शो ऑफ करने आई है, इसलिए मैंने ये सब किया। पर तुम्हें पता है उसने मुझे गिराने की कोशिश की। नियति को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस ऐसे ही कुछ भी बोले जा रही थी। आहान ने उसकी तरफ से अपनी नज़रें घुमा ली, जैसे वो उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हो। उसने मयूरी को कंधे से पकड़ा और उसे नियति के सामने रेस्टोरेंट में अंदर ले जाने लगा। आहान को मयूरी की इतनी परवाह करते हुए देखकर नियति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके गाल पर जोर का चांटा मार दिया हो। नियति अभी भी हार नहीं मानना चाहती थी। वो उनके पीछे जाने लग गई, पर गार्ड्स ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। उसे ऐसा करता देखकर नियति ने गुस्सा करते हुए कहा, हाउ डे यू, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। गार्ड्स ने कहा, सॉरी मिस नियति, पर आहान सर आपको देखना भी नहीं चाहते, इसलिए आप यहाँ से चली जाइए। हम रायजादा फैमिली को नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकते। नियति का मन तो कर रहा था कि वो उन गार्ड्स का गला दबा दे, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। नियति एक अच्छी फैमिली से थी, आज तक वो किसी के सामने नहीं झुकी थी। हर कोई उसकी खूबसूरती और टैलेंट की तारीफ करता था, पर आज एक मामूली सा गार्ड भी उसकी इंसल्ट कर रहा था। जब नियति ने देखा कि आसपास खड़े लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे हैं और उसके बारे में बातें कर रहे हैं, तो उसने अपना चेहरा छिपा लिया। वहीं अब तक आहान मयूरी और परी को लेकर रेस्टोरेंट में अंदर ले आया था। अंदर आते ही आहान ने मयूरी से कहा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। उसकी बात सुनकर मयूरी ने स्माइल करते हुए कहा, मुझे क्या होगा, मुझे पहले ही पता लग गया था कि आप बस यहाँ पहुँचने ही वाले हैं, इसलिए मैंने जानबूझकर उसे गिराने की कोशिश की और लास्ट में आप वहाँ आ गए। उसकी क्यूट सी बातें सुनकर आहान खुद को रोक नहीं पाया और उसने परी का ध्यान हटाकर उसके गाल पर किस कर दिया। उसकी इस हरकत से मयूरी का मुंह खुला का खुला रह गया। अगले ही पल शाम से मयूरी की आंखें झुक गई थी। आहान ने उसकी तरफ देखते हुए धीरे से कहा, वैसे आज तुम काफ़ी सुंदर लग रही हो। उसकी बात सुन परी ने भी जल्दी से बहुत प्यार से कहा, यस डैडी, आज प्यारी दीदी बहुत अच्छी दिख रही हैं और हम दोनों आज बिल्कुल सेम कलर की ड्रेस पहनकर यहाँ आए हैं। तभी आहान ने देखा कि परी पर भी वो पिंक कलर की ड्रेस काफ़ी अच्छी लग रही थी। वो उसमें बहुत क्यूट दिख रही थी। उसने कहा, पर मेरी लिटिल प्रिंसेस सबसे सुंदर लग रही है। इतना कहकर वो तीनों खिलखिलाकर हंसने लगे। वहीं मयूरी, वो तो अपने मन ही मन यही सोच रही थी कि इस वायडो को तारीफ भी करनी आती है। इंटरेस्टिंग, लगा नहीं था मुझे कि ये किसी की तारीफ भी कर सकता है। वैसे ये भी आज बहुत हैंडसम लग रहा है। इतना सोचकर वो अपना खाना मस्ती से खाने लगी। खाना हो जाने के बाद तीनों रायजादा मैंसन चले गए। परी को घर ड्रॉप कर देने के बाद मयूरी वापस ऑफिस के लिए निकल गई। भाग दौड़ करने की वजह से उसे इस वक्त काफ़ी थकावट फील हो रही थी। उसे इतना थका हुआ देखकर एक सेक्रेटरी ने कहा, मिस मयूरी, आप ठीक तो हैं? काफ़ी थकी हुई लग रही हैं। हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकावट महसूस हो रही है। थोड़ी देर रेस्ट करूँगी तो ठीक हो जाएगा। इतना कहकर मयूरी अपने कैबिन में जाकर रेस्ट करने लगी। वो इस वक्त अपनी सीट पर बैठी हुई थी कि तभी वैशाली अपने हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ आई। उसने कहा, मिस मयूरी, आपका पिछली बार वाला आइडिया काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। उससे सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि दूसरे डिपार्टमेंट के क्लाइंट्स भी सुधर गए हैं। ये कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट की लेटेस्ट रिपोर्ट है और हमने इस बारे में जितना सोचा था ये उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। मैंने तो ये भी सुना है कि आपके आइडिया के लिए बाकी डिपार्टमेंट्स के मैनेजर आपको थैंक्स भी कहना चाहते हैं। उसकी बात सुन मयूरी ने स्माइल करते हुए कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो मेरा काम था। इसके बाद उसने अपने सामने रखे डॉक्यूमेंट्स को देखा और उसमें बताए गए इंपॉर्टेंट क्लाइंट के नामों को दोबारा चेक करने लगी। उसने कुछ सेकंड सोचने के बाद, इस साल को ख़त्म होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। मुझे पता है कि जिन क्लाइंट्स की शनाया ज्वेलर्स के साथ लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन होती है उन्हें हर साल के एंड में कुछ रिबेट मिलती है, राइट?
ये सुनकर वैशाली ने हैरान होते हुए कहा, यस मिस मयूरी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। डेट के अकॉर्डिंग अगले कुछ दिनों में रिबेट का काम हो जाना चाहिए। ऐसा कहकर सेक्रेटरी ने उसकी तरफ सवाल भरी नज़रों से देखा। अगर देखा जाए तो उनके डिपार्टमेंट का रिबेट से रिलेटेड मैटर से कोई लेना देना नहीं था। हर साल के एंड में शनाया ज्वेलर्स का फाइनेंस डिपार्टमेंट ही सारे अकाउंट्स की कैलकुलेशन करके कोलैबोरेशन की रिपोर्ट भेज दिया करता था। जो कंपनी शनाया ज्वेलर्स के साथ जुड़ी हुई थी, रिबेट उनके लिए एक प्रॉफिट था जो उन्हें यह कंपनी प्रोवाइड करवाती थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर मयूरी ने उसे कॉन्ट्रैक्ट की तरफ इशारा कर स्माइल करते हुए कहा, मैंने इस साल के कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट देखे हैं। क्योंकि इस साल कोलैबोरेशन लास्ट ईयर से डबल हुए हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे क्लाइंट्स को मिलने वाली रिबेट भी ज़्यादा होगी। इससे सभी लोग बहुत खुश हो जाएंगे। मयूरी इस वक्त यही सोच रही थी, बस एक बार मैं अपने सभी इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स को संभाल लूँ, उसके बाद आर्यन रायचंद हमारे क्लाइंट्स के साथ कुछ नहीं कर पाएगा और उसके सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। उसने वैशाली को सारा काम समझा दिया और वो वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद मयूरी के पास आहन का कॉल आया, जिसे उसने बिना देखे ही रिसीव कर लिया था। फ़ोन उठाते ही आहन ने कहा, मेरे साथ मेरे कैबिन में लंच करोगी? लंच का टाइम बस होने ही वाला है। मयूरी ने तुरंत मना कर दिया, नहीं मिस्टर रायजादा, मैं आज आपके साथ लंच नहीं कर पाऊंगी। मैंने कुछ क्लाइंट्स के साथ लंच मीटिंग फिक्स कर रखी है। मैं आज बहुत बिजी हूँ, इसलिए आप मेरा वेट मत करिएगा। इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। एक्चुअली वो आहन के पास नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो जब भी उसके करीब होती थी वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती थी। इसलिए उसने आहन के साथ लंच पर जाने से मना कर दिया था। उसके बाद वो अपना काम करने लगी। वहीं वैशाली भी अपना काम अच्छे से जानती थी, इसलिए उसने मार्केटिंग डिपार्टमेंट के इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ कुछ ही देर में मीटिंग फिक्स कर ली थी। आज ज़्यादातर क्लाइंट्स आने वाले थे, पर कुछ क्लाइंट्स किसी काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे, इसलिए नहीं आ सकते थे। वैशाली ने मयूरी को मीटिंग के बारे में याद दिलाते हुए कहा, मिस्टर माथुर, मिस्टर बंसल और मिस्टर सिंघानिया से ये क्लाइंट्स आपसे कभी नहीं मिले हैं और आपके बारे में जानना चाहते हैं। वैसे ज़्यादातर क्लाइंट्स आपसे काफ़ी बार मिल चुके हैं, पर उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, पर वो सभी आपसे मिलने के लिए एक्साइटेड हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर बनने के बाद मयूरी फर्स्ट टाइम इन सभी इम्पोर्टेंट क्लाइंट से कॉन्फ्रेंस मीट करने वाली थी। क्योंकि मयूरी इस डिपार्टमेंट में नहीं थी, इसलिए यह भी पॉसिबिलिटी थी कि उनमें से कुछ क्लाइंट्स उसके टैलेंट पर डाउट करें। इसलिए इस वक्त मयूरी के लिए ज़रूरी था कि वह उन्हें कॉन्फिडेंस दिलवा सके कि वह उनके साथ काम करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तभी अचानक से वैशाली को कुछ याद आया और उसने कहा, मैनेजर मयूरी, क्या हमें आहान सर को इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए? अगर आहान टाइम निकाल कर उस मीटिंग में आ जाता तो मयूरी को आधी मेहनत से ही डबल प्रॉफिट हो जाता, क्योंकि आहान के आने से ही उनके क्लाइंट पर काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता। वैशाली की बात सुन मयूरी की आंखों में चमक आ गई, पर उसने खुद इस बारे में आहान को नहीं बताया, बल्कि उसने वैशाली को ऑफिशियली आहान को इस बारे में इन्फॉर्म करने को कहा। मीटिंग का टाइम होने ही वाला था, पर अभी तक आहान की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया था। मयूरी अब और वेट नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने सेक्रेटरी को सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने को कहा और वहाँ से मीटिंग के लिए निकल गई। मीटिंग एक शानदार क्लब में रखी गई थी। वैशाली ने लंच मीटिंग के लिए पहले ही एक प्राइवेट रूम बुक कर दिया था। उसने सभी क्लाइंट की पसंद के हिसाब से खाना ऑर्डर किया था। इस लंच मीटिंग में साल के एंड में होने वाले प्रॉफिट के बारे में बात की जानी थी। रायचंद ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के आने के बाद शनाया ज्वेलर्स को थोड़ा बहुत रिस्क तो था, पर अब सभी को उनके टैलेंट पर पूरा यकीन था। मीटिंग स्टार्ट हो जाने के बाद मिस्टर रायजादा ने वाइन का ग्लास अपने हाथ में उठाते हुए कहा, मैंने बहुत पहले सुना था कि मिस मयूरी काफ़ी सुंदर और टैलेंटेड है। आज उन्हें देख भी लिया, तो चलिए इसी बात पर चीयर्स। उनकी बात सुनकर मयूरी ने तुरंत अपनी चाय का कप उठाया और उनकी रेड वाइन के ग्लास से टकराते हुए कहने लगी, एक्चुअली मुझे अल्कोहल पीने से एलर्जी हो जाती है, इसलिए मैं ड्रिंक नहीं करती। आई होप आप सब मेरी इस बात का बुरा नहीं मानेंगे। चलिए, ऐसा करने के लिए मैं सज़ा के तौर पर 3 कप चाय पी लेती हूँ। उसके साफ बोलने पर सभी लोग क्लैपिंग करने लगे। अगर इस वक्त मयूरी अपने इतने इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ ड्रिंक नहीं लेती तो हो सकता था कि वो लोग इस बात का बुरा मान जाते, पर मयूरी ने जिस तरह अपनी बात सबके सामने रखी, ये देख सब लोग उससे बहुत इम्प्रेस हो गए और उसकी तारीफ़ करने लगे। अपनी बात कह देने के बाद वो अपनी जगह पर वापस आ गई। मीटिंग में प्रेजेंट सभी क्लाइंट्स की बात अच्छे से समझ लेने के बाद लंच के दौरान उसने कुछ ऐसे मैटर्स पर बात की जिसमें सबका प्रॉफिट था और वो सब आपस में एक दूसरे को जान पाते। वैशाली जो इस वक्त मयूरी के साथ ही बैठी थी, वो पहले यही सोच रही थी
कि वो इतने सारे क्लाइंट्स को एक साथ नहीं संभाल पाएगी। पर मयूरी सभी क्लाइंट्स की बात बहुत अच्छे से सुन रही थी और अपनी बात भी उन सबको बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बता रही थी। वैशाली अब तक ये बात अच्छे से समझ गई थी कि मयूरी ने सभी क्लाइंट्स को जल्दबाजी में यहाँ आने को नहीं कहा, बल्कि उसने पहले ही इन सब के बारे में सोच रखा था। इतना ही नहीं, सभी क्लाइंट्स की हर इन्फॉर्मेशन के बारे में मयूरी को पता था और जैसे ही क्लाइंट उसके सामने कोई मैटर उठाते तो मयूरी तुरंत उसका जवाब दे देती। आहान ने मयूरी से कहा था कि वो उसके अलावा और किसी के साथ ड्रिंक नहीं करेगी, इसलिए उसने आज ड्रिंक को टच भी नहीं किया था। कुछ देर बाद मयूरी को वॉशरूम यूज़ करने जाना था। प्राइवेट रेस्टरूम का वॉशरूम पहले से ही बिजी होने की वजह से उसे कॉमन रूम वॉशरूम की तरफ जाना पड़ा। जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकली, किसी से टकरा गई। वो उसे सॉरी कहने के लिए ही रुकी थी कि तभी उसने देखा वो नियति थी। उसे देखकर नियति ने गुस्से से कहा, तुम यहाँ भी? आगे कुछ भी कहने से पहले उसने अपने आसपास देखा कि वहाँ आहान तो नहीं है। तब उसे यकीन हो गया कि वो वहाँ नहीं है, तो उसने अकड़ कर कहा, मयूरी, तुम मेरी जगह मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर बन गई हो, इसलिए ज़्यादा घमंड मत करो, समझी तुम? मयूरी बेकार में नियति के साथ कोई बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, आई एम सॉरी, मैं गलती से आपसे टकरा गई। सॉरी, मुझे अभी वॉशरूम जाना है। इतना कहकर वो नियति को वहीं छोड़कर रेस्ट रूम की ओर चली गई। जब नियति ने देखा कि वो उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जा रही है तो उसे बहुत गुस्सा आने लगा। उसे उसके इसी बिहेवियर से नफरत थी। नियति को अपने फैमिली बिजनेस के लिए कुछ बेवकूफ़ क्लाइंट्स को डील फाइनल करने के लिए मनाना पड़ रहा था। वो आज उन्हीं के साथ मीटिंग के लिए यहाँ आई थी। उसने सोचा, पर मयूरी यहाँ क्या करने आई है? वो मामूली सी नर्स मेरी जगह लेकर कितने आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है। अब ये इतने महंगे क्लब में भी इतने आराम से आ जाती है, जबकि पहले इन सब पर सिर्फ मेरा हक था। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और उसने मुड़कर उस प्राइवेट रूम की तरफ देखा जहाँ से अभी अभी मयूरी बाहर निकली थी। उसने आगे बढ़कर उस रूम के दरवाजे को हल्का सा खोलकर उसमें झांका, पर जैसे ही उसने देखा कि वहाँ पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के सभी इंपॉर्टेंट क्लाइंट बैठे हैं तो उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो रूम के अंदर आ गई। जब मयूरी वापस रूम में आई तो उसने देखा कि नियति उन क्लाइंट्स के बीचों बीच बैठी हुई थी और सभी क्लाइंट्सों के साथ अच्छे से ड्रिंक कर रही थी। उसने एक ही बार में वाइन का गिलास खाली कर दिया। ये देखकर सभी क्लाइंट्स उसकी तरफ तारीफ करते हुए कहने लगे, मिस नियति, आप तो सच में किसी हीरोइन जैसी दिखती हैं और इतनी स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट। आप ड्रिंक करने का स्टाइल भी कुछ अलग ही है। सच में आपके साथ पीने का भी एक अलग ही मज़ा है। इत्तेफाक से जो क्लाइंट इस वक्त नियति की तारीफ कर रहे थे वो मिस्टर सिंघानिया ही थे, जिसे अभी अभी मयूरी ने ड्रिंक लेने से मना कर दिया था। अब तक नियति ये देख चुकी थी कि मयूरी रूम के अंदर आ चुकी है। तभी उसने मयूरी की सीट के पास रखे चाय के कप को देखा और कहने लगी, प्लीज़ आप लोग अब मेरी तारीफ करना बंद भी कीजिए। क्या आप लोगों को पता नहीं, वाइन पीने के मामले में मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर मयूरी भी किसी से कम नहीं है। मुझे अभी भी याद है जब उन्होंने पहली बार हमारा डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था तो उन्होंने हमारे साथ बहुत पी थी। जैसे ही मयूरी ने उसकी बात सुनी तो वो हैरान हो गई। अगले ही पल उसने मिस्टर सिंघानिया की तरफ देखा। मिस्टर सिंघानिया जो अब तक स्माइल कर रहे थे, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए थे। अगर मयूरी को अल्कोहल से एलर्जी थी तो उसे ज़बरदस्ती पीने की ज़रूरत नहीं थी, पर जैसा कि नियति ने बताया, मयूरी ने काफ़ी बार ड्रिंक की थी। उसके बाद भी उसने ड्रिंक करने के लिए मना कर दिया था। ये बात क्लाइंट्स के लिए किसी इंसल्ट से कम नहीं थी। नियति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मयूरी की तारीफ कर रही थी, पर बाकी क्लाइंट्स जो मयूरी के साथ ड्रिंक करना चाहते थे, अब ये जानकर उन सबके चेहरे उतर गए थे। क्लाइंट्स के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर नियति ने अपने मन ही मन खुश होते हुए कहा, अब लगाना तीर निशाने पर। फिर उसने मयूरी की तरफ देखते हुए कहा, मैनेजर मयूरी, आप आ गईं। यहाँ सभी लोग मेरे फ्रेंड हैं क्योंकि मैं काफ़ी सालों तक इनके साथ काम कर चुकी हूँ। जब मैंने यहाँ इन सबको देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाई और इनसे मिलने आ गई। आई होप आपको बुरा नहीं लगा होगा। उसकी बात सुनकर मयूरी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल नहीं मिस नियति, आप तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर रह चुकी हैं। आप क्वालिफिकेशन और टैलेंट दोनों में मुझसे कम नहीं है। पर काश आपने कंपनी को धोखा देकर उसके सीक्रेट्स बाहर नहीं बताए होते तो ज़्यादा अच्छा होता। उफ्स, ये सब तो पुरानी बातें हैं। पता नहीं मैं इन सब के बारे में बात क्यों कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर नियति को गुस्सा आने लगा। वहीं मयूरी की आखिरी लाइन सुनकर प्राइवेट रूम में एकदम सन्नाटा छा गया था। वहाँ मौजूद लोगों को अभी नियति के साथ ड्रिंक करके जो मज़ा आ रहा था वो खुशी अब बिल्कुल गायब हो गई थी।
अपनी बात कहकर मयूरी नियति को देखते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। उसने आगे कहा, आई थिंक मिस नियति भी यहाँ क्लब में कुछ बहुत ज़रूरी काम से ही आई होंगी, इसलिए मैं उन्हें यहाँ ज़्यादा देर रुकने को नहीं कहूँगी। उसकी बात सुन नियति ने गुस्से में दांत भींचते हुए, वो यहाँ मयूरी का मजाक बनाने और उसके क्लाइंट्स को उसके अगेंस्ट करने आई थी, पर उसका ही मजाक बन गया था। उसने अपने मन में सोचा, ऐसे कैसे मैं तुझे बिना सबक सिखाए यहाँ से चली जाऊँ? मेरी इंसल्ट का बदला तो आज मैं लेकर ही रहूँगी। अगले ही पल उसने मयूरी की बातों को इग्नोर किया और फिर एक चेयर पर बैठते हुए कहने लगी, एक्चुअली मैं अपने पुराने दोस्तों से आज इतने टाइम बाद मिली हूँ, सो आई थिंक मुझे कुछ देर और यहाँ रुक जाना चाहिए। इतना कहकर उसने फिर से एक वाइन का ग्लास उठाया और सबकी तरफ देखते हुए कहने लगी, चीयर्स। मिस्टर सिंघानिया को ड्रिंक करना बहुत पसंद था, स्पेशली खूबसूरत लड़कियों के साथ। क्योंकि मयूरी ने उनके साथ ड्रिंक करने के लिए मना कर दिया था, इसलिए वो नियति की कंपनी फिर से एंजॉय करने लगे। उन्होंने उससे कहा, मिस नियति, एक बस आप ही हैं जिनके साथ मैं कंफर्टेबल रहता हूँ। आप उन लोगों से अलग हैं जो दिखावा करते हैं। मुझे लगता है आप साथ में आज जी भर कर ड्रिंक कर सकता हूँ। उनकी बात सुन नियति मन ही मन बहुत खुश हो गई। उसने अपने हाथ में वाइन का गिलास उठाते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, पर मैं अब शनाया ज्वेलर्स में मैनेजर नहीं हूँ। इसके बाद भी आप मेरे साथ ड्रिंक लेना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल आपको कंपनी दूंगी। ये सुन मिस्टर सिंघानिया ने एक ही बार में अपना गिलास खाली करते हुए कहा, मुझे भी आपकी तरह डायरेक्ट मुद्दे की बात करने वाले लोग बहुत पसंद है मिस नियति। ये बात सभी लोग नोटिस कर रहे थे कि मिस्टर सिंघानिया इस वक्त बहुत ज़्यादा नशे में थे। तभी बाकी क्लाइंट्स में किसी ने उसको रोकने की कोशिश करते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, आपको इतनी ज़्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, ये आपके लिए सही नहीं है। उसकी बात सुनकर उन्होंने अपना गिलास गुस्से से टेबल पर रखा और मयूर की तरफ देखते हुए कहा, आप लोगों को अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या आप देख नहीं सकते? क्या कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हमारे लिए थोड़ी सी ड्रिंक तक नहीं कर सकते। उनकी बात सुनकर मयूरी ने अपना चाय का कप उठाया। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी नियति ने उसे बीच में रोका और सीईओ सिंघानिया की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, आप प्लीज़ नाराज़ मत होइए, हमें मिलकर काम करना चाहिए। मिस मयूरी तो अभी कुछ दिनों पहले ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आई है, पर मैंने तो यहाँ काफ़ी टाइम से आपके साथ काम किया है, इसलिए अगर उसने आपको नाराज़ कर दिया है तो उसकी जगह मैं आपको कंपनी देती हूँ। प्लीज़ आप सब लोग बुरा मत मानिए। कुछ देर रुक कर उसने फिर कहा, आप लोग मिस मयूरी को कम मत समझिए। मैंने सुना है ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, ये अपने काम के साथ साथ म्यूजिक में भी बहुत अच्छी है। क्यों ना आप सबसे माफ़ी मांगने के लिए उनकी तरफ से एक परफॉर्मेंस हो जाए, पियानो तो यहाँ है ही। इतना कहकर नियति अपने मन में खुश होते हुए बोली, इस मामूली सी नर्स को कहाँ म्यूजिक आता होगा। इस नर्स ने क्या सोचा था कि ये मुझे नियति को नीचा दिखाएगी, वो भी इसलिए क्योंकि अभी मेरी जगह मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर बन गई। पर मैं इसे इतनी आसानी से आज नहीं जाने दूंगी, आज इसे इसकी औकात दिखा कर रहूंगी। दरअसल नियति को इस बात का पता नहीं था कि मयूरी को पियानो बजाना भी आता है। लास्ट टाइम जब मयूरी ने बा के बर्थडे पर रायजादा मैंसन में पियानो पर परफॉर्म किया था, तब नियति किसी काम से फॉरेन गई थी, इसलिए वहाँ जो कुछ भी हुआ था उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं था। नियति की बात सुनकर मिस्टर सिंघानिया ने तुरंत कहा, मिस मयूरी हमारे साथ ड्रिंक तक नहीं कर सकती, वो हमारे लिए परफॉर्म क्या करेंगी। उनकी बात सुनकर नियति के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। नियति अपने मन में फिर से सोचने लगे, इस नर्स को पियानो प्ले करना तो बिल्कुल भी नहीं आता, अगर फिर भी इसने ऐसा किया तो इसकी तो आज बहुत बुरी बनने वाली है। नियति पता नहीं क्या क्या सोचे जा रही थी, और जब इतने से भी उसका मन नहीं भरा तो उसने सोचा कि उसे अभी थोड़ा और उसके जख्मों पर नमक छिड़कना चाहिए। इतना सोचकर वह बहुत ही स्टाइल से खड़ी होकर पियानो की तरफ चली गई। पर आज यहाँ बात ये नहीं थी कि नियति कितना अच्छा पियानो प्ले कर सकती है, बल्कि आज बात यहाँ मयूरी की थी। तभी नियति पियानो बजाने के लिए बैठ गई और उसने स्माइल करते हुए कहा, शायद मिस मयूरी बहुत शर्मा रही हैं क्योंकि वो आप लोगों को थोड़ा कम जानती हैं, इसलिए पहले मैं ही ये स्टार्ट कर देती हूँ। इतना कहकर उसने पियानो को एक बार चेक किया और फिर उस पर एक धुन प्ले करने लगी। पर वो बस ठीक ठाक पियानो ही बजा रही थी, पर एक खूबसूरत लड़की ठीक ठाक पियानो बजाए तो वो भी खूबसूरत लगता है। उसका गाना सुनने के बाद कुछ लोग उसकी तारीफ भी करने लगे। मिस नियति के पास खूबसूरती के साथ काफ़ी अच्छा टैलेंट भी है। मिस नियति जैसी टैलेंटेड लड़कियां बहुत कम ही होती हैं। मिस नियति चीयर्स। अपनी अपनी तारीफ सुनकर
नियति दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश हो गई। कुछ सेकंड्स बाद उसने मयूरी की तरफ देखा और बनावटी अंदाज में बोली, मयूरी इट्स योर टर्न। उसकी बात सुनकर सभी लोग मयूरी की तरफ देख उसकी तारीफ करते हुए कहने लगे, मैनेजर मयूरी बहुत टैलेंटेड हैं और मुझे पूरा यकीन है वो पियानो भी बहुत अच्छा बजा लेंगी। मैं भी आज उनकी बजाई कोई धुन सुनना चाहता हूँ। लगता है आज हमारा लक कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, जो हमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट की पुरानी और नई दोनों मैनेजर को पियानो प्ले करते हुए सुनने का मौका मिल रहा है। मिस्टर सिंघानिया अभी भी मयूरी से नाराज़ थे और नशे में होने की वजह से वो कुछ भी उसे बोले जा रहे थे। उन्होंने कहा, जरा रुकिए, इतनी जल्दी भी क्या है, मुझे नहीं लगता वो कोई पियानो वगैरह बजाने वाली है। नियति भी इसी वक्त का वेट कर रही थी। उसने मयूरी की तरफ अजीब तरीके से देखा और स्माइल करते हुए कहा, आई होप मिस मयूरी आप हमें डिसअपॉइंट नहीं करेंगी। उसकी बात सुन मयूरी के चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल आ गई। अगले ही पल वो अपनी जगह से खड़ी हुई और पियानो की तरफ चली गई। उसके चलने का तरीका और उसके एक्सप्रेशंस में एक अलग ही अदा थी जो सबको उसकी ओर अट्रैक्ट कर रही थी। वहां जाकर उसने बहुत ही अदा के साथ अपनी उंगलियां पियानो पर रखी। सब लोगों की नज़रें जैसे उस पर ही रुक गई थी। नियति को यह सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अपने मन में सोच उसे कोस रही थी, टुच्ची सी नर्स, इसे क्या लगता है ये अपनी खूबसूरती का जादू सब पर चला सकती हैं, पर मैं इतना तो श्योर हूँ ये पियानो नहीं बजा पाएगी। वो ये सब सोच ही रही थी कि अगले ही पल मयूरी ने पियानो बजाना स्टार्ट कर दिया। वो इस तरह से पियानो बजा रही थी जैसे कोई अप्सरा सड़क से उतर कर खुद से धुन बजा रही हो। मयूरी इतना अच्छा पियानो बजा रही थी कि वहाँ मौजूद हर एक इंसान अपने पार्टनर को अपने साथ फील कर पा रहा था, उसके साथ बिताया अच्छा पल इमेजिन कर पा रहा था। सब लोग बस उसकी धुन के जादू में ही खो गए थे। नियति की उस बकवास धुन के आगे मयूरी की धुन दिल को छू लेने वाली थी। अपना गाना प्ले कर देने के बाद मयूरी ने नियति की तरफ देखा। वो इस वक्त इतनी ज़्यादा हैरान थी कि उसे शब्दों में भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। इस वक्त नियति एकदम दंग खड़ी थी और मयूरी के लिए बज रही तालियों की गूंज सुन रही थी। तभी वहाँ खड़े लोग बात करने लगे, मिस मयूरी के पास तो बहुत सारे हिडन टैलेंट्स हैं, वो तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। मिस मयूरी बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह दिखती हैं। जब वो पियानो बजा रही थी तो मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई अप्सरा सड़क से आकर पियानो बजा रही हो। मिस मयूरी एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन को भी मात दे सकती हैं। सच में कमाल की टैलेंट है ये। अगर मुझे मिस नियति और मिस मयूरी की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना पड़े तो मैं मिस मयूरी। इतना कहते कहते वो वहीं रुक गया। ये सब सुनकर नियति को बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील होने लगी। कहाँ तो मैं मयूरी को नीचा दिखाना चाहती थी, पर यहाँ तो मेरा ही मजाक बन गया। अरे अब बस भी करो, इस नर्स की तारीफ सुनते सुनते मेरे कान दर्द करने लगे हैं। अब वो वहाँ एक सेकंड भी और नहीं रुक सकती थी। उसने अपना बैग उठाया और वहाँ से जाने लगी। जैसे ही वो उस प्राइवेट रूम से निकलने लगी, उससे पहले ही रूम का दरवाज़ा खुल गया। अगले ही पल वो एंट्रेंस पर आहान को देखकर हैरान हो गई। आहान ने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहन रखा था और उसकी शर्ट का ऊपर वाला बटन खुला था। इस वक्त शर्ट से उसकी मस्कुलर बॉडी दिख रही थी। उसने हैरानी से कहा, मिस्टर आहान। उसे इस वक्त अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो हमेशा से जानती थी कि आहान को सोशल एक्टिविटीज़ में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था और अगर उसे कोई वहाँ जाने को कहता भी तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता था। शनाया ज्वेलर्स ज्वाइन करने के बाद जब भी उसने सीईओ ऑफिस में इस तरह की किसी मीटिंग का इनविटेशन भेजा था तो वो तुरंत ही उसके लिए मना कर देता था। लास्ट टाइम भी जब आहान डिपार्टमेंटल डिनर के लिए कहते ही मान गया था तब भी वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी, पर तब उसे लगा था कि आहान ने उसका काम और हार्डवर्क की वजह से वहाँ जाने के लिए कहा है। पर बाद में उसे ये पता लगी कि वो वहाँ सिर्फ मयूरी के लिए गया था और आज भी वो यहाँ सिर्फ मयूरी के लिए ही आया था। ये देखकर नियति को मन ही मन बहुत तेज़ गुस्सा आने लगा। उसने अपने हाथों की मुट्ठियाँ कस ली। उसने अपने मन में कहा, आखिर इस मयूरी में ऐसा क्या है जो ये सबको अपना दीवाना बना देती है। अब तो आहान भी उसकी तरफ खींचा चला जाता है। इतना कहकर उसने गुस्से से अपने होंठ काट लिए। इस वक्त उसके होठों पर खून दिखाई देने लगा था और खुद को रोक नहीं पाई। उसने आहान को कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी आहान उसे गुस्से से घूरने लगा। उसे समझ आ गया था कि अगर उसने कुछ भी कहा तो आहान इस बार उसे छोड़ेगा नहीं। वो उसका गुस्सा काफ़ी अच्छे से जानती थी, इसलिए उसने इस वक्त कुछ ना कहना ही सही समझा। तभी नियति ने सुना कि कोई उसे बुला रहा था। उसे याद आया कि वही इंसान था जिससे मीटिंग करने वो यहाँ आई थी। उसने घबरा कर आहान की तरफ देखा। अगर उसे पता लग जाता कि वो किस तरह के लोगों से बिजनेस डील के सिलसिले में मिलती है
तो उसे एक बार फिर एम्बेरस होना पड़ता। तभी उसने बिना मयूरी के लिए कुछ गलत कहे और खुद की सफाई देते हुए कहा, मैं यहाँ मिस्टर सिंघानिया और बाकी क्लाइंट्स को हेलो करने के लिए आई थी, मैं अब चलती हूँ। पर आहान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। ये देखकर वो अपने दांत पीसते हुए वहां से निकल गई। इस वक्त सभी का ध्यान आहान पर था। वहीं आहान को अपने सामने देखकर मयूरी अपनी आंखें टिमटिमाने लगी। वो अपने मन में सोचने लगी, वैशाली ने तो कहा था कि आहान सर को इस तरह की लंच मीटिंग्स में आना पसंद नहीं है। वो हमेशा इस तरह की मीटिंग्स के लिए तुरंत मना कर दिया करते थे, तो आज वो यहाँ कैसे आए? और इस वक्त काफ़ी गुस्से में भी नजर आ रहे हैं। इनके मूड का भी कोई कुछ नहीं बता सकता। मयूरी यही सब सोच रही थी कि अगले ही पल आहान उसके करीब चला गया और चेक करने लगा कि कहीं उसने ड्रिंक तो नहीं कर रखी। तब उसे यकीन हो गया कि उसने ड्रिंक नहीं की है, तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने धीरे से झुककर उसके कान में कहा, गुड गर्ल, तुमने मेरे कहने पर ड्रिंक नहीं की। इस वक्त आहान और मयूरी एक दूसरे के काफ़ी करीब खड़े थे। आहान की गर्म सांसें मयूरी पर पड़ रही थी। मयूरी ने अपना सिर उठाकर आहान की तरफ देखा। वो इस वक्त काफ़ी हैंडसम लग रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि वो उसके गालों पर किस कर दे, पर वो खुद को कंट्रोल करते हुए 2 कदम पीछे हट गई। हालांकि जब भी मयूरी 2 कदम पीछे हटती थी तो आहान उसकी ओर 1 कदम और बढ़ जाता था। जब आहान ने देखा कि मयूरी पीछे खड़े एक क्लाइंट से टकराने वाली थी तो उसने अपने कदम तुरंत रोक दिए। अगले ही पल उसने अपनी नज़र उठाकर वहाँ खड़े लोगों की तरफ देखा। यहाँ आज कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स आ गए थे जिनमें कुछ ज़्यादा ही अकड़ थी, पर आहान के आते ही इन सब का बिहेवियर एकदम नरम पड़ गया था। वो लोग आहान को देखकर उससे मिलने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगे। मिस्टर रायजादा, आप कैसे हैं? यहाँ मौजूद हर क्लाइंट इस वक्त हैरान था, क्योंकि किसी को भी इस बात का यकीन नहीं था कि आहान खुद आज इस मीटिंग का पार्ट बनेगा। सभी लोग उसे देखकर बहुत खुश थे। तभी आहान मयूरी के पास वाली सीट पर आकर बैठ गया। वहां बैठकर वो एक वाइन के ग्लास को अपनी हाथों में लेकर गोल गोल घुमाने लगा। उसे देखकर मयूरी ने अपने मन में सोचा, कुछ तो चल रहा है इस वायडो के मन में, पर क्या? मयूरी अपने मन ही मन यही सोच रही थी कि आहान ये मीटिंग ज्वाइन करने इसीलिए आया है ताकि वो अपने सभी इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स को भरोसा दिला सके। तभी उसने सभी क्लाइंट्स के चेहरे की तरफ देखा। आहान के यहाँ आते ही उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल चुके थे। वो सभी आहान रायजादा के साथ चीयर्स करना चाहते थे। आहान ने उन क्लाइंट्स की तरफ देखते हुए कहा, मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम था, इसलिए मैं यहाँ बस देखने आ गया। प्लीज़ डोंट माइंड, आप सब अपनी बातें कंटिन्यू रखिए। उसकी बात सुन सभी क्लाइंट्स उसे अजीब तरीके से देखने लगे। मयूरी को भी उसकी बात कुछ अजीब लगी। वो उसके पास जाकर धीरे से बोली, जब आप यहाँ आ ही गए हैं तो मेरे लिए क्लाइंट्स के सामने कुछ अच्छा भी बोल दीजिए, इससे मेरा इन लोगों पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। उसकी बात सुन आहान ने उसकी ओर देखते हुए धीरे से कहा, पर मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं? मुझे क्या मिलेगा? उसने कुछ देर रुककर कहा, वैसे मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं, बस तुम्हें मुझे एक किस करनी पड़ेगी। उसकी बात सुन मयूरी हैरान हो गई। मयूरी अभी अभी चाय पी रही थी। उसने जैसे ही उसकी बात सुनी, उसकी चाय मुंह से बाहर निकल गई। उसने जल्दी से टिश्यू पेपर लेकर अपना मुंह साफ किया और फिर अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। तभी मिस्टर माथुर ने कहा, आई थिंक मैनेजर मयूरी के इतने टैलेंटेड होने के पीछे मिस्टर आहान की ही मेहनत है, इसलिए उसका क्रेडिट भी उन्हें ही जाता है। अपनी तारीफ सुनकर मयूरी आहान की तरफ इस उम्मीद में देखने लगी कि वो भी सभी क्लाइंट्स के सामने उसकी तारीफ करे, पर आहान ने काफ़ी देर तक भी अपने बारे में कुछ नहीं कहा, तो वो बस अपनी वाइन एंजॉय कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। मिस्टर माथुर ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और उन्होंने अपनी बात रिपीट करते हुए कहा, वैसे मैनेजर मयूरी सच में बहुत टैलेंटेड और इंटेलिजेंट है। उन्होंने तो मिस नियति को भी पीछे छोड़ दिया। मिस्टर आहान, आपके पास लोगों को पहचानने की पारखी नज़र है। आहान ने अभी भी उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। ये देख मयूरी को मन ही मन गुस्सा आने लगा। वो अभी नई नई मैनेजर बनी थी। उसने इन क्लाइंट्स के साथ मीटिंग इसलिए अरेंज की थी ताकि वो उन्हें यह यकीन दिला सके कि उन्हें उसके साथ काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। उसने सोचा था कि अगर वो उनका विश्वास जीत जाती है तो उसे आगे परेशानी नहीं होगी और उनके साथ काम करना ईजी हो जाएगा। आहान को देखकर भी उसे यही सोचा था कि वो उसे यहाँ सपोर्ट करने आया है, पर वो तो क्लाइंट्स की बातों को ही इग्नोर कर रहा था। मयूरी अपने मन में बड़बड़ाने लगी, तो ऐसे तो क्लाइंट्स को यही लगेगा कि मिस्टर रायजादा को खुद मेरे टैलेंट पर यकीन नहीं है। उसने गुस्से में आकर आहान के पैरों पर एक चिमटी काटी और धीरे से कहा, मिस्टर रायजादा, आप यहाँ रायता क्यों फैला रहे हैं? ऐसे तो आप मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। भूलिए मत, ये आपकी कंपनी है, मेरी नहीं। समझाई छे के रिपीट करूं?
उसकी बात सुन अहान ने उसकी ओर देखा और स्माइल करते हुए धीरे से कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों से डर जाऊंगा? उसकी बात सुन मयूरी अपने मन में सोचने लगी, हे कान्हा, इसे डर नहीं लगता पर मुझे लगता है। आप कुछ भी करके मेरे क्लाइंट्स के सामने मेरी इंसल्ट तो मत होने दीजिएगा। मयूरी ये सब सोच ही रही थी कि तभी अहान ने टेबल के नीचे से उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, तो फिर तुमने क्या सोचा? क्या तुम मुझे किस करने के लिए रेडी हो? जैसे ही अहान ने उसका हाथ पकड़ा मयूरी डर गई। उसका गला सूखने लगा। उसकी बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसने खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की। उसे इस तरह देखकर अहान के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने उसे कहा, डोंट वरी, इट जस्ट ए किस। वैसे भी तुम इससे पहले भी मुझे बहुत बार किस कर चुकी हो। उसकी बात सुन मयूरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे उसकी बातों पर गुस्सा भी आ रहा था और शर्म भी। वहीं सभी क्लाइंट्स इस बात से हैरान थे कि अहान उन्हें कोई रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा। उन्हें इस वक्त यही लग रहा था कि अहान उनसे किसी बात को लेकर नाराज हो गया है, पर उन्होंने तो बस मयूरी की तारीफ ही की थी, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा। जब मयूरी ने देखा कि सभी क्लाइंट्स उन्हें हैरानी से देख रहे थे, तो उसने जल्दी से अहान से कहा, डील, मैं आपको किस करूंगी। उसकी बात सुनते ही अहान ने मिस्टर माथुर की तरफ देखते हुए कहा, जी हाँ, मिस मयूरी काफ़ी इंटेलिजेंट है, पर बस कुछ ज़्यादा ही ज़िद्दी हैं। उसकी बात सुन सब उसे हैरानी से देखने लगे। उनके एक्सप्रेशन देखकर अहान ने अपनी रेड वाइन को हिलाते हुए कहा, व्हाट हैपन? क्या मैंने कुछ गलत कहा क्या? प्राइवेट रूम में शांति छा गई थी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसे कुछ भी पूछ सके। मयूरी ने सोचा था कि अहान उसकी तारीफ करेगा, पर जब अहान ने उसके लिए ये सब कहा तो उसने जल्दी से उसके हाथों से अपना हाथ वापस खींच लिया। फिर उसने उसके पैरों पर फिर से चिमटी काटी। आउच! अहान को उसकी उम्मीद नहीं थी। मयूरी के ऐसा करने से उसका वाइन का गिलास नीचे गिरते गिरते बचा। उसने मयूरी की तरफ घूर कर देखा और कहा, वो उसे इशारे ही इशारों में कह रही थी कि वो उसकी तारीफ करे। अगले ही पल अहान ने हल्के से खांसते हुए कहा, मयूरी सच में बहुत ही टैलेंटेड है। शनाया ज्वेलर्स हमेशा सोच समझ कर ही अपनी कंपनी में एम्प्लॉय अपॉइंट करती है और हम कभी भी अपने क्लाइंट्स को नुकसान नहीं होने दे सकते। अब तक मेरे अंडर जितने भी लोगों ने काम किया है उनमें से मयूरी सबसे ज़्यादा टैलेंटेड एम्प्लॉय है। बाबू भाई और वर्धन, उन दोनों को भी मयूरी का काम बहुत पसंद आता है। इतना कहने के बाद अहान अपने मन में सोचने लगा, भले ही तुम्हें ऐसा लगे मयूरी कि ये सब मैं तुम्हारे कहने पर कह रहा हूँ, पर मैं दिल से ये सब बात एक्सेप्ट करता हूँ कि तुम एक बेस्ट और सुपर टैलेंटेड एम्प्लॉय हो और साथ ही एक साफ दिल की लड़की भी। अपनी इतनी तारीफ सुनकर मयूरी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। वो अपने मन में सोचने लगी, इस वायडो में सच में इतनी ताकत है कि ये किसी के भी पैरों के नीचे उसके ज़मीन खींच सकता है। एक ही पल में अपनी बातों से सबको हैरान कर देता है। अहान से मयूरी की तारीफ सुनकर सभी क्लाइंट्स ने खुश हो मयूरी की तारीफ करते हुए कहा, मिस मयूरी, आप सच में बहुत टैलेंटेड हैं। हमें आप पर पूरा यकीन है। मिस मयूरी तो बहुत टैलेंटेड है। उनकी तारीफ तो खुद शनाया ज्वेलर्स के सीईओ अहान रायज़ादा कर रहे हैं। मिस मयूरी, आपने काफ़ी कम समय में बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल लिया है। अब हमें आप लोगों के साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वक्त प्राइवेट रूम का माहौल काफ़ी खुशनुमा हो गया था। वहीं दूसरी तरफ नियति ने मिस्टर सिंघानिया के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही वाइन पी ली थी और अब उसे खुद के क्लाइंट के साथ डील साइन करवाने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। डील साइन हो जाने के बाद वो जैसे तैसे करके अपनी कार में बैठ गई और कुछ ही देर में अपने घर पहुंच गई। वहां जाकर वो गार्ड को दरवाज़ा खोलने के लिए ज़ोर से चिल्लाने लगी, पर गार्ड के आने से पहले ही वहां एक औरत आ गई जिसे वो देखना भी नहीं चाहती थी। उसने बहुत महंगे कपड़े पहन रखे थे। उसने नियति पर हंसते हुए कहा, ये सब क्या है? ओह अच्छा, तो तुम आज फिर नशे में धुत होकर घर आई हो। जरा तुम अपनी शक्ल तो देखो, क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। क्या तुम सच में इसी परिवार की बेटी हो? मुझे डाउट होता है कभी कभी तुम्हारी ऐसी हरकतें देखकर कि तुम इस परिवार की बेटी हो भी या नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे तुम सड़क चलती कोई आवारा लड़की हो। ये कोई और नहीं बल्कि नियति के फादर की दूसरी वाइफ और उसकी सौतेली माँ उर्मिला थी। नियति के डैड मिस्टर गोयंका और उसकी माँ की शादी बस एक बिजनेस डील की वजह से हुई थी, पर वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते थे। हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से नियति की मॉम की डेथ हो गई और उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली। अब उनका एक बेटा भी था। रायज़ादा फैमिली से अच्छे रिलेशंस होने की वजह से नियति अक्सर रायज़ादा मैंसन जाया करती थी। वह उसे बहुत प्यार देती थी। फिर अहान सूरत आया तो उसे उससे प्यार हो गया और उसने शनाया ज्वेलर्स ज्वाइन कर लिया। पहले नियति की सौतेली माँ उसके डैड के साथ नहीं रहती थी,
पर अभी कुछ दिनों से वो उन्हीं के घर में रहने लग गई थी। उसकी बात सुन नियति ने गुस्से से उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी जैसी औरत की मेरे सामने बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मैंने डैड से कह दिया तो वो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को उठाकर बाहर फेंक देंगे। उसकी बात सुन उर्मिला जोर जोर से हंसते हुए कहने लगी, मुझे बाहर फेंक देंगे? पहले अपनी खुद की तो हालत देख लो। उन्होंने आगे कहा, नियति, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि पहले की तरह आज भी सब तुम्हारे आगे झुककर खड़े रहेंगे? वो भी इसलिए क्योंकि तुम गोयंका फैमिली की बेटी हो। पर मुझे नहीं लगता अब ऐसा कुछ होने वाला है। तुम अब रायजादा मैंसन में कदम भी नहीं रख सकती। पहले तुम्हारे कहने पर हमें लगा था कि शनाया के जाने के बाद आहान भी तुम्हें पसंद करने लगेगा और तुमसे शादी कर लेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। इसलिए अब तुम्हें हवा में उड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम जीवन पर आ जाओ, ज़मीन पर आ जाओ और रायजादा फैमिली की बहू बनने के सपने छोड़ दो। उसने नियति के करीब आते हुए कहा, तुम्हारी आज जो हालत है उसके बाद भी तुम गोयंका फैमिली के लिए कुछ कर पा रही हो, उसके लिए तो तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए। भूलो मत, तुमने हान रायजादा को नाराज़ किया है। अगर आज के बाद तुमने फिर से कभी ऐसा किया तो मेरा तो पता नहीं, पर तुम इस घर में कभी नहीं रह पाओगी। अपनी बात खत्म कर उसने ड्राइवर को इशारा कर अपने शॉपिंग बैग्स अंदर ले जाने को कहा। उसकी बात सुन नियति ने गुस्से से कहा, तुम्हें तो मैं आज से पहले पूरी गोयंका फैमिली उसके इशारे पर चलती थी। यहाँ तक कि उसके डैड भी उसे कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते थे, पर शनाया ज्वेलर से बाहर कर दिए जाने के बाद उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था, बस इसलिए वो तमतमाई हुई रहती थी। वहीं दूसरी तरफ सभी क्लाइंट्स के वहाँ से चले जाने के बाद मयूरी बड़ी मुश्किल से आहान को लेकर कार तक पहुँची थी। आहान ने आज थोड़ी ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। उसने कहा, मिस्टर रायजादा, थोड़ा ध्यान से, आप प्लीज़ सीधे खड़े रहिए वरना मैं कार का दरवाज़ा भी नहीं खोल पाऊंगी। मयूरी को खुद समझ नहीं आ रहा था कि आहान ने इतनी ड्रिंक कैसे कर ली। उसे तो दूसरों के साथ ज़्यादा बातें करना और ड्रिंक करना बिल्कुल पसंद नहीं था। आहान इस वक्त मयूरी के सामने ऐसे खड़ा था जैसे कोई छोटा बच्चा चुपचाप उसकी डांट सुन रहा हो। उसे देखकर मयूरी ने मन में सोचा, हाय, ड्रिंक करने के बाद तो ये वायडो और भी ज़्यादा क्यूट लगने लगता है। अब तो मुझे सच में ऐसा लगने लगा है जैसे मेरा दिल